जनाब, आप यहूदियों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं। आपने कैसे इन इजराइलियों को हमारी पाक जमीन पाकिस्तान में बुला लिया है? और तब एक हट्टा कट्टा लेफ्टिनेंट जनरल जिसका की नाम था खालिद महमूद आरिफ कहता है, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। जितनी औकात है तुम्हारी उतना ही बोलो। अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। तुम्हें लगता है हमारी इन सोवियत मशीनों को कोई इतने सस्ते में ठीक कर पाएगा? तो ये ISI का FIO ऑफिसर जिसका की नाम था फारूक रहमान एकदम चुप करके बैठ जाता है। बात है 70 के आद की, जब पाकिस्तान के सोवियत मेड कई मिलिट्री इक्विपमेंट सालों से रिपेयर की हालत में थे और भारत से जंग के बाद इनका और बुरा हाल हो चला था। कई देशों से बात करने के बाद भी इन हथियारों को कोई सही दाम में ठीक नहीं कर पा रहा था और जंग के बाद पाकिस्तान में पैसे की तब बहुत तंगी हो गई थी। न चाहते हुए भी फिर पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल फैसला लेते हैं, क्यों ना एक बार इजरायली इंजीनियर्स से पूछा जाए, क्योंकि उस समय इजरायलियों के बारे में ये बात काफी मशहूर थी कि सोवियत इक्विपमेंट को इनके अलावा कोई कम दाम में रिपेयर नहीं कर सकता। खैर, इतने साल वेट करने के बाद वो ये कदम उठा ही लेते हैं और एक इजरायली कंपनी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया जाता है। तो एक शाम एक जहाज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रुकता है और उसमें से उतरे इजरायली लोगों को बिना किसी को भनक लगे पाक आर्मी की लग्जरी गाड़ियों में बैठाकर एक आलीशान होटल की तरफ ले जाया जाता है और फिर कुछ घंटे बाद इन लोगों की लेफ्टिनेंट जनरल खालिद के साथ मीटिंग होती है और मीटिंग की शुरुआत वो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ही करता है और बोलता है, हमें उम्मीद है आपको हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई होगी और मेरे कोलीग्स ने यहाँ आपका पाकिस्तान में क्या रोल रहने वाला है उसके बारे में समझाया होगा। तो थोड़ा समय लेने के बाद इजरायली काउंटर पार्ट भी बोलता है कि पहले तो हमें आपकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई और अब हम आपको इजरायली क्राफ्ट दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और इसी को लेकर ये मीटिंग कुछ और 1 घंटा चलती है और काफी हद तक सफल रहती है। खैर, जब सारे चले जाते हैं तो फिर वो FIO ऑफिसर उस लेफ्टिनेंट जनरल के सामने एक रिपोर्ट पेश करते हुए बोलता है कि मैंने कई महीनों तक अपने मल्टीपल सोर्सेज से इन मेहमानों का बैकग्राउंड चेक करवाया है और मुझे सबका ही बैकग्राउंड क्लीन मिला है। पर फिर भी आप कहो तो क्या हमें इन इजरायलियों की जासूसी के लिए कुछ बंदोबस्त तो नहीं करने चाहिए? इस बात पर फिर ये लेफ्टिनेंट जनरल जल्ला कर इसको पढ़ता है और बोलता है, नहीं, अभी ऐसा सोचना भी मत। हमारी एक गलती सारी बनी बनाई बात खराब कर देगी। मेरे ऊपर आगे एस्टेब्लिशमेंट का काफी प्रेशर है और तुम्हारा जो काम है वही करो और देखो ये इस्लामाबाद के बाहर ना जा पाए। तो कुछ अगले दिनों तक ये इजरायली इंजीनियर्स पाकिस्तान की उन सोवियत वॉर मशीनों की जांच करने लगते हैं और हर शाम उनकी उस लेफ्टिनेंट जनरल से मीटिंग होती थी जहां वो अपनी उस दिन के लिए चेक की गई मशीनों की रिपोर्ट सौंपते थे। पर मशीनों की गिनती बहुत ज्यादा थी और इस इंस्पेक्शन में खर्चे का अंदाजा लगाने में कुछ हफ्ते का समय लगने वाला था कि तभी कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां आ जाती है, जिसकी वजह से इन इंजीनियरों का भी काम बंद रहने वाला था। तो उनमें से ही एक इजरायली इंजीनियर अपने बाकी साथियों को बोलता है, हमें यहाँ पर काम करते हुए कितने दिन हो चुके हैं, क्यों ना हमें इन छुट्टियों में कहीं घूमने निकल जाना चाहिए। और उसी दिन वो इंजीनियर्स वहाँ एक लोकल बस में बैठकर इस्लामाबाद के पास ही एक हिल स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। पर बात ऐसी होती है कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो बस रास्ते में ही खराब हो जाती है और कई देर इंतजार करने के बाद वो सोचते हैं कि बस ठीक होने में इतना समय लग रहा है, क्यों ना हमें आसपास की ही जगह घूम लेनी चाहिए। खैर, जहाँ बस खराब हुई थी उस जगह का नाम था कहूता और बस से उतर ये इजरायली वहाँ की नेचुरल ब्यूटी से बड़ा खुश होते हैं और तुरंत अपने कैमरे निकाल फोटोज खींचने लगते हैं। फिर उनमें से 2 इंजीनियर अलग होकर वहाँ हाइकिंग करने लग जाते हैं और एक चोटी पर पहुंच वो भी वहाँ फोटो खींचने लगते हैं। साथ ही यादगीर के तौर पर वहाँ के पत्थर और मिट्टी अपने अलग से बैग में डाल लेते हैं। फिर जब वे वहाँ से अपने होटल में वापिस जाते हैं तो ISI के उसी FIO ऑफिसर को शक सा होता है और वो उनके होटल में जाकर तहकीकात शुरू कर देता है और जब वो उन इजरायलियों से खींची गई फोटोज का रोल मांगता है तो उसके मुंह का रंग ही उड़ जाता है। वो पूछता है कि तुम इस्लामाबाद से बाहर कैसे गए, ये तो तुम्हारे प्रोटोकॉल में ही नहीं था। तो उनमें से एक इंजीनियर कहता है, पर वो हिल स्टेशन तो इस्लामाबाद के एरिया में ही आता है। फिर वो बिना कुछ कहे उन फोटोज को उस इजरायली से जब्त कर लेता है और जल्दी इस पूरी बात की खबर उस लेफ्टिनेंट जनरल को सुना देता है। अब इस बात का सुन जनरल के नीचे
नीचे की जमीन हिल जाती है और वो उस FIO ऑफिसर को झिड़कता है और बोलता है तुम्हारी देख रेख में ऐसा हुआ कैसे, वो इस्लामाबाद से कैसे बाहर निकले। अब असल बात ये थी कि इस जनरल ने बड़ी ही मुश्किल से अपने गुट के बाकी फौजी जनरलों को मनाया था, क्योंकि जितना भी पैसा ये इजरायली बचाते वो सब इनकी ही जेब में जाने वाला था। पर बात ये नहीं थी, उन फोटोज को वो FIO ऑफिसर ठीक से समझ नहीं पाया था, जो कि इस जनरल ने एक बार में ही देखते हुए पहचान लिया था कि ये फोटो कहूता से ली गई है। और कहूता कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, ये वो जगह थी यहाँ पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा के खलीफा बनने की तैयारी चल रही थी। और अगर ये बात किसी और को पता चलती तो उसके लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती थी। तो इसने बिना किसी को कुछ कहे तुरंत ही इनको इजराइल भिजवाने का इंतजाम करवाया और अगली फ्लाइट से इनको पाकिस्तान से निकलवा दिया। बात ये थी कि जो ये इजरायली पाकिस्तान आए थे उनमें से कुछ मोसाद के ऑफिसर्स थे और कहूता वो जगह थी जहां पाकिस्तान का एकमात्र सपना उनका पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश चल रही थी। और वहां उन इंजीनियरों का बस में जाना, उस बस का एक जगह आकर खराब होना, उनका बस से बाहर निकलकर फोटोज लेना, वहां की मिट्टी पत्थर के सैंपल लेना मोसाद के एक बड़े ऑपरेशन का पार्ट था, जिसका गोल ये था कि वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर इंटेलिजेंस गैदर कर सकें। और इजराइल पहुंचने के बाद उनमें से एक मोसाद ऑफिसर पाकिस्तान से मिले सैंपल्स और स्ट्रेटेजिक फोटोज को अपने मोसाद सिग्नल्स एंड मटेरियल इंटेलिजेंस डिवीजन को सौंपता है। पर बात थी कि ये सैंपल कहूता में सिग्निफिकेंट रेडिएशन लेवल बताने में थोड़े नाकाम साबित हो रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानियों ने कितने % की न्यूक्लियर एनरिचमेंट की है। और ये बात सुन मोसाद के एजेंट थोड़े मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इन एजेंटों ने इस मिशन को करने में काफी रिस्क लिया था। पर इस ऑपरेशन की असल कहानी तब शुरू होती है जब 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को दिन दिहाड़े इंडिया ने 2 हिस्सों में बांट डाला था और इस हार ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया था। और जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की पैंटे खोल उन्हें बेइज्जत किया था, उससे उनकी दुनिया भर में थू थू हो रही थी। तो उसी वक्त से पाकिस्तान आर्मी के बड़े जनरल, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और खासकर उनके प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला लिया था कि उन्हें ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा। और उनका मानना था कि वो घास की रोटी खाकर जी लेंगे पर एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएंगे। और तब से ही पाकिस्तान ने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को